हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज स्ट्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू करेंगे। हमने कहा था कि आप लोग का टेस्ट लेना है, ठीक है। तो ये भी था डिपेंडेंट, क्योंकि टेस्ट का आंसर होना ज़रूरी था, ठीक है। तो ज़्यादा लोगों ने कमेंट करके नहीं जो है बताया, तो इस वजह से उससे पोस्टपोन कर दिया है। और ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही थी यूपी पीसीएस की, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे फिर से। और जैसे अगर इन फ्यूचर अगर आप लोग को लगे कि टेस्ट होना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि अगर टेस्ट लिया जा रहा है तो उसका आंसर होना ज़रूरी है। तो खैर, अभी क्या है कि इस सीरीज़ में हम लोग टेस्ट 66 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे, सारे नए फिर से देखेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, मौलिक अधिकार क्या है। ऑप्शंस हैं वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले या फिर कठोर। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वाद योग। मौलिक अधिकार जो है, इनको भारतीय संविधान में जो सामाजिक आर्थिक एजेंडे होते हैं उनको साकार करने के लिए वाद योग और अवाद योग, ये दो तरीके की व्यवस्थाएं समाहित की गई हैं, ठीक है, भारतीय संविधान में। जिसमें से मौलिक अधिकार जो है उनको वाद योग में रखा गया। वाद योग का मतलब ये होता है कि अगर कोई कानून बनाया गया है, ठीक है, और उस कानून की मतलब उस कानून की वजह से, जैसे क्योंकि वाद योग मौलिक अधिकार कहे गए, तो उस कानून की वजह से मौलिक अधिकारों पर किसी भी तरीके की कोई क्षति ना हो रही हो, ठीक है। तो ऐसे जो कानून होते हैं तो उनको हम वाद योग कहते हैं। तो मौलिक अधिकार जो होते हैं वो वाद योग के अंतर्गत आते हैं, और नीति निदेशक तत्व जो होते हैं वो अवाद योग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, चार यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इसमें देखिए, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, या सरकार की आलोचना करता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 2 और 3 सही है, 2, 3 और 4 सही है, केवल 1 और 2 सही है, या केवल 1 और 4 सही है। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 सही है। यानी यहाँ पे ये कहा गया है क्वेश्चन में कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। अगर वो भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देगा, उसे त्याग कर देगा, तो वो वैसे ही नागरिकता खो देगा। दूसरे में कहा गया स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना, ये भी एक कारण है कि अगर दूसरे देश की नागरिकता वो प्राप्त कर ले रहे हैं अपनी इच्छा से, तो भी उनकी नागरिकता चली जाएगी। अच्छा, तीसरा और चौथा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कहा गया अन्य देश के नागरिक से विवाह करना। वो है तो इसी देश का नागरिक, लेकिन अगर विवाह किसी अन्य देश से कर रहा है तो इससे उसकी नागरिकता नहीं जाएगी। सरकार की आलोचना करना, सरकारें तो बनती रहती हैं, ठीक है, तो उनकी आलोचना करने से जो है नागरिकता नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें कहा गया है कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं। कावेरी जल विवाद जो हुआ था उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। तो ऑप्शंस में देखिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, या फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, या फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत जो राज्य आते हैं उनमें कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, निम्न राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो राज्य दिए गए हैं वो 1960 के बाद उनका गठन हुआ है, और इनमें उनके गठन के आरोही क्रम, यानी कि जो है वही छोटे से बड़े की तरफ बढ़ता हुआ जो क्रम होगा, आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो यहाँ पे 4 राज्य दिए गए, हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय। तो हमें इसे आरोही कालक्रमानुसार हमें इसको सेट करना है, 1960 के बाद जिनका गठन हुआ है, ठीक है। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3142। एक बार इसका हम ये भी देख लें, टाइमिंग देख लें, कौन सा किस राज्य का कब गठन हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हरियाणा जो राज्य है इसका गठन हुआ है 1 नवंबर 1966 में, 1966 में, ठीक है। उसके बाद सिक्किम है, सिक्किम का जो हुआ है वो हुआ है 15 मई 1975 में हुआ है सिक्किम का।
फिर है नागालैंड, नागालैंड का जो हुआ है वो 1963 में हुआ है, 1963, और मेघालय का जो हुआ है वो 1972 में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर बताया गया है कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट है, 3142। 3 नंबर पे नागालैंड है 1963 में, ठीक है। फिर फर्स्ट नंबर पे है हरियाणा है 1966, फिर फोर्थ पे है 1972, उसके बाद है 1975। तो ये है कि आरोही कालक्रमानुसार 1960 के बाद ही सारे के सारे इन सब का गठन हुआ है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए, इसमें कहा गया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो कथन देखिए यहाँ पे, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, राज्यों का संघ, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। उसके बाद है एसके धर आयोग के राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी गई। किसमें? एसके धर आयोग के अंतर्गत। थर्ड में है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो हमें कूट की सहायता से आंसर देना है कि कौन कौन से इन तीनों कथनों में से सही है। केवल एक सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या सभी तीनों सही हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है, सॉरी क्वेश्चन 5 का, क्वेश्चन 5 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी तीनों। यहाँ पे तीनों जो ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो तीनों ही यहाँ पे सही हैं। एक एक बार देख लेते हैं कि इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय जो राज्य हैं, मतलब ये कहा गया है कि भारत जो है वो संघ यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। तो संघ राज्य जो है इसमें कहा गया है, और इसमें राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही बात कही गई है। उसके बाद है कि एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। मतलब राज्यों का अगर पुनर्गठन होगा तो भाषा के आधार पर नहीं होगा, ये एसके धर आयोग के अकॉर्डिंग कहा गया है, ठीक है। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जा सकता है। लास्ट में कहा गया है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जो इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी जो बनाई गई थी, उसमें राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में ये जो कमेटी थी उसने, मतलब भाषाई आधार के पक्ष में कि राज्यों का पुनर्गठन हो, इसका पक्ष उसने नहीं लिया था। तो तीनों ही बात यहाँ पे सही कही गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा या फिर से कथन सही है या है। दो यहाँ पे कथन दिए गए हैं। पहला है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा है राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए कि केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन 6 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग, देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो कैलेंडर है, भारत का जो कैलेंडर है, जो भारत के जो हिंदी महीने हैं उनके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो उसमें पहले कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, और दूसरा कहा गया राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया, राष्ट्रीय पंचांग को, ठीक है। देखिए जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर हम लोग जो जनवरी फरवरी वाला यूज करते हैं, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग तैयार किया गया था, जिसका पहला महीना होता है चैत्र का, ठीक है। और सामान्य इसके जो वर्ष, वही सामान्य वर्ष जो होते हैं 365 दिन का ही होता है पूरा एक वर्ष, जैसे ग्रेगोरियन में होता है, ठीक है। 22 मार्च 1957 को, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 22 मार्च 1957 को ये अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को नहीं, बल्कि 22 मार्च 1957 को, ठीक है, 1957 को। उसके बाद चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च और अधिवर्ष में 21 मार्च का होता है। बस ये चैत्र के महीने की बात की गई है कि पहला जो इसका दिन होगा, मतलब चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च या फिर 21 मार्च से स्टार्टिंग होगी, ठीक। तो जो है यहाँ पे जो ये बात कही गई ना कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, तो ये विक्रम संवत पर नहीं बल्कि शक संवत पर आधारित है, ठीक। और ये 26 जनवरी 1950 नहीं बल्कि 22 मार्च, सॉरी हाँ 22 मार्च 1957, ठीक है। तो इसलिए दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, संवैधानिक सरकार कौन सी होगी उसके बारे में कहा गया है, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रबंध लगाती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रबंध लगाती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। यहाँ पे देखिएगा केवल दो वाला इसमें सही है। तो क्वेश्चन 7 में पहला वाला जो कहा गया है कि जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रबंध लगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लगा रही है? प्रबंध लगा रही है संवैधानिक सरकार। बिल्कुल गलत बात है। दूसरे में कहा गया है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर, राज्य की जो सत्ता है, जो सरकार है, उस पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है संवैधानिक सरकार। क्योंकि संवैधानिक सरकार में ही सरकार की शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान होता है। संवैधानिक सरकार जो होती है इसमें मेनली जो शक्ति का स्रोत होता है वो संविधान होता है। संविधान के आधार पर ही सारी चीज़ें होती हैं और संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित की बात करती है, ठीक है। और जो है सरकार है या जो राज्य की सत्ता है, जो जिनके हाथ में सत्ता है, उन पर वो प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ठीक है, ताकि वो जो है जो जनता है उनकी बात सुने, उनकी स्वतंत्रता पर मतलब उनकी स्वतंत्रता के हित में सारी बातें होनी चाहिए, ठीक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण दिया गया है। कथन में कहा गया है महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण में कहा गया है भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो हमें कूट की सहायता से आंसर देना है। दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए की एक मान्य स्पष्टीकरण है। दोनों ए और आर सत्य हैं परंतु आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। दोनों यहाँ पे ये कहा गया ना ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की एक मान्य स्पष्टीकरण है। तो एक बार हम लोग देख लें। देखिए इसमें कथन में कहा गया है कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। बिल्कुल सही कथन कहा गया है क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान और गरिमा को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये जो है कथन भी एकदम जो है एकदम सही बात कही गई है और कारण भी सही एकदम कहा गया है, ठीक है। क्योंकि दावेदार मेनली अगर जो है देखा जाए तो यहाँ पे लोकतंत्र अगर जो निर्धारित करता है तो वही जो उन लोगों पर जो है डिपेंडेंट है जिनको दबाया गया है, ठीक है। तो वही है महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, ठीक है। इनकी आत्मसम्मान, इनकी कामना का वाहक बनकर के उभरा है लोकतंत्र, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। यहाँ पे जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसकी बात की जा रही है। तो देखिए कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं कर सकता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है और ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं, ठीक है। यहाँ पे जो तीनों जो यहाँ पे कथन कहे गए हैं कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात कही गई है। तो जो कार्यकारिणी है उसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही बात है। कार्यकारिणी का जो है और राष्ट्रपति, तो कार्यकारिणी का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करेगा अपने विवेक से, ठीक है। और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका यानी कि जो संसद है उसे भंग नहीं कर सकता है। तो ये तीनों ही जो बातें कही गई हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता में, ये तीनों ही सही हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। लौकिक सार्वभौमिकता है, ठीक है। तो किससे आरंभ होती है? प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से या फिर हम भारत के लोग शब्दों से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है
ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो स्टार्ट ही होती है हम भारत के लोग, ये जो शब्द हैं वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसी शब्दों से जो है आरंभ होती है। इसका मेनली यही बात कही गई है कि भारत में जो लौकिक सार्वभौमिकता है, यानी जनता ही सर्वशक्तिमान है, इसी को ही सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाता है, सबसे पहली मान्यता इसी को ही दी जाती है कि जनता ही सर्वशक्तिमान है। उसके बाद ही जो धर्म है, क्षेत्रीयता है, ठीक है, और जो है आदि जो जितनी भी पहचाने हैं उन सबको बाद में इनके उसके बाद रखा जाता है। तो जनता ही, हम भारत के लोग शब्दों से ही प्रस्तावना की शुरुआत होती है, यही जो है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।